आज हम लोग कक्षा 10th का जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस का 4th वीडियो देखेंगे लोग, जिसमें दीर्घ उत्तरीय भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करते हैं लोग। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोषण किसे कहते हैं एवं जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। आइए इसका आंसर देखते हैं लोग। तो पोषण वह विधि जिसमें जीव पोषण तत्व प्राप्त करते हैं उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। चलिए दूसरा विधि क्या है, तो परपोषी। तो बाबू परपोषी 3 भाग में बटे होते हैं, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो कोई पूछे परपोषी क्या होता है, तो ये अपना भोजन अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाकर किसी अन्य के सहारे जिंदा रहते हैं। इनमें परपोषी 3 प्रकार के होता है। पहला है मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण क्या होता है, तो ये अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं, जैसे नागफनी का पौधा। अगला क्या बोल रहा है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है बाबू, परजीवी पोषण। परजीवी क्या होता है, तो ये अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे के सहारे, दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे अमरबेल हो जाता है, जोक हो जाता है, खटमल हो जाता है और जूं हो जाता है। ठीक है, ये सब अठई भी होता है जो गायों के शरीर पे पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्राणी संपोषण। तो बाबू प्राणी संपोषण में वैसे जीव आते हैं जो ठोस और तरल दोनों तरीके के पदार्थों को लेते हैं अपने भोजन के तौर पे, जैसे मेढक हो गया, गाय हो गई, कुत्ता हो गया और मनुष्य हो गए, जो तरल और ठोस दोनों प्रकार के पदार्थों को खाते हैं लोग। लेकिन ये है जो लोग मृतजीवी पोषण और परजीवी, ये केवल तरल पदार्थ को लेते हैं लोग, ठोस पदार्थ को नहीं लेते हैं लोग। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। तो देखते हैं लोग, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं लोग। इस क्रिया में पौधे मिट्टी से जल व वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से शर्करा का निर्माण करता है, अतः वह उपचयन क्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं अतः वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से भोज्य पदार्थ व ऑक्सीजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है आप लोग को, क्या 6 CO2 + 12 H2O, उसके बाद क्या है 6H2 H12O6 + 6H2O + 6O2। ठीक है, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपभोग के रूप में बनता है जो पौधे द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या, प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जैसे हम लोग चावल बनाते हैं लोग, तो चावल बनाने के साथ जो मार उसमें का निकलता है जो हमारे काम का नहीं होता है, उसी तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, तो देखते हैं लोग उत्तर। एक क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्तियों को तोड़ लेते हैं, उसकी हरी और सफ़ेद चित्तियों को रेखांकित करेंगे। इस पत्ती को बीकर में रख पानी में डाल कुछ देर उबालेंगे और उबालने के बाद उसे गर्म एल्कोहल या स्पिरिट में डाल देंगे। अब इस एल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रख कर उबालेंगे। कुछ देर बाद देखते हैं कि प्रिंट हरे रंग का होता जाता है, क्योंकि पत्ती में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर धीरे धीरे एल्कोहल में घुल जाता है। जब पत्ती रंगहीन हल्के पीले या सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसके बाद इस पत्ती को पेट्रिस में
रख कर उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे तो हम पाएंगे कि पत्ती का हरा चित्ती वाला भाग गाढ़ा नीला रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद चित्तियों वाला भाग नीला नहीं हो पाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरी पत्तियों वाले भाग में चूँकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई जिसमें जिसमें उसमें मंड का निर्माण भी हुआ, परंतु पत्ती के सफ़ेद चित्ती वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए उस पर भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और ना ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लोग एकदम बहुत अच्छा डिटेल में आप लोग को चित्र के साथ भारती भवन के किताब में दिया हुआ है, तो आप लोग उस चित्र के फिगर से भी समझने का कोशिश करिएगा लोग, बहुत प्यारा से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा लोग, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है आप लोग को 10th क्लास में प्रैक्टिकल में बनाकर दिखलाना पड़ता है, तभी आप लोग को 20 नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं लोग। एक पौधे लेंगे, उसे 2 दिनों तक अंधेरे में रखेंगे, इससे इस पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी और पत्ती में स्टार्च नहीं बनेगा। अब एक चौड़े मुंह के बोतल में थोड़ा सा कॉस्टिक पोटाश का सांद्रण घोल लेंगे। बोतल के कॉर्क को बीचों बीच काटकर 2 टुकड़ों में बांट देंगे और टुकड़ों की पत्तियों को इस प्रकार दबाकर डालेंगे कि पत्तियों का आधा भाग बोतल के अंदर हो और पत्ती का आधा भाग बोतल से बाहर। उपकरण कुछ घंटों के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ देंगे। करीब 4 घंटों बाद पत्तियों को बोतल से बाहर निकालेंगे और तोड़ लेंगे। एक स्टार्च की मौजूदगी की जांच करेंगे। इसके लिए पत्तियों को देर तक उबाल लेंगे। जब पत्ती रंगहीन हो, जांच करेंगे, इसके लिए पत्तियों को देर तक उबाल लेंगे। जब पत्ती रंगहीन हो जाए तब इसे पानी से धोकर आयोडीन के कुछ घोल में डुबा देंगे। हम पाएंगे कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था नीले रंग का हो जाता है तथा जो भाग अंदर था वह हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसका कारण यह है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर देता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था नीला नहीं होगा क्योंकि पोटाश का घोल वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, जिससे पत्ती के भीतरी भाग में स्टार्च नहीं बन पाता है। इस प्रयोग से यह साबित हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 5। अमीबा का भोजन क्या है? अमीबा के पोषण का वर्णन करें। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है तो पूरा डिटेल में हम लोग को लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं लोग। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। इसका आकार कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। ये अपने कुटपाद की मदद से ही भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अमीबा का भोजन शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि होते हैं। ठीक है, अमीबा में पोषण अंतग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रिया के द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से भोजन ग्रहण कर लेता है, कोई भी जगह से। ठीक है, भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है। कुटपाद तेजी से बढ़ते हैं और भोजन को पूरी तरह से घेर लेते हैं। धीरे धीरे कुटपाद सिरे तथा फिर पासों आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह एक भोजन राजधानी का निर्माण हो जाता है, जिसमें
भोजन के साथ जल भी होता है। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन भोज्य रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है, वहां से फिर समूचे शरीर में फैल जाता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह से किसी भाग से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिसमें वह अपना भोजन बाहर निकाल देता है। बहुकोशिकीय जीव जैसे इंसानों जैसा ऐसा कोई अंग नहीं बना होता है जिससे वो हर एक काम कर सके। वो अपना शरीर के किसी भी भाग से अपना कोई भी काम कर लेता है। आगे देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं लोग, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। तो मनुष्य एवं उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। उच्च श्रेणी मतलब बहुकोशिकीय। चलिए, मनुष्य का आहार नाल एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से होकर मल द्वार तक होता है। मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं लोग। यह आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 होठ होते हैं। मुख गुहा में जीभ तथा दांत 4 प्रकार के होते हैं। मोलर, प्रीमोलर, केलाइन और इंसीजर भी होते हैं। और याद रखिएगा लोग, हम लोग भोजन जो करते हैं लोग, हमारा मुख गुहा से ही पचना स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। चलिए, अब इसी में देखते हैं लोग ग्रस नली। ठीक है, मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रस नली में पहुंचता है। ग्रस नली में पाचन क्रिया नहीं होता है। ठीक है, जो कंठ के पास, इसमें पाचन क्रिया नहीं होता है। ग्रस नली से भोजन आमाशय पेट में पहुंचता है। ठीक है, ग्रस नली में केवल क्रम कुचन होता है। ठीक है, आगे खाना को ठेला जाता है। अब आते हैं लोग आमाशय में क्या होता है। तो यह एक चौड़ी थैली रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होती है। आमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पीठ भाग पाइलोरिक कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग फुंडिक कहलाता है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, HCl का निर्माण होता है। आप समझ गए लोग आमाशय का काम। अब आते हैं लोग छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत के बाद अब आते हैं लोग बड़ी आंत का काम। तो छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होता है जो सीकम कहलाता है। बड़ी आंत आगे चल के 2 भाग में बट जाता है, कोलन मलाशय या रेक्टम। ठीक है, अब मलाशय एवं मलद्वार के बारे में पढ़ते हैं लोग। बड़ी आंत का कोलन आगे चलकर मलाशय में खुलता है जिससे अवशिष्ट पदार्थ मलद्वार से रास्ते शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग। मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन करें। तो देखते हैं लोग आंसर। मनुष्य की पाचन क्रिया निम्नलिखित अंगों से पूर्ण होती है, जैसे कि मुख गुहा, ग्रसनली, आमाशय, ग्रहणी, क्षुद्रांत, बड़ी आंत। ठीक है, ये सब आते हैं। अब चलते हैं लोग, देखते हैं लोग। तो पहले मुख गुहा, पहला चीज़ देखते हैं लोग। मनुष्य मुख के द्वार भोजन ग्रहण करता है। मुख में स्थित दांत भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त कर देती है। लार सलाइवा या मुंह के थूक में अच्छी तरह से मिल जाता है। लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड स्टार्च को शर्करा या ग्लूकोज में बदल देता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं लोग, ग्रसनली। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन ग्रसनली में पहुंचता है। ग्रसनली में पाचन क्रिया नहीं होता है। ग्रसनली में भोजन आमाशय स्टमक में पहुंचता है। ठीक है, अब आते हैं लोग आमाशय का। आमाशय, यहाँ भोजन का मंदन होता है जिसमें भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। आमाशयी पाचक रस में उपस्थित
एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। आप लोग इसे पहले पढ़े हैं लोग, अमाशय में कौन सा एसिड निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, HCl। ठीक है, अब ये लोग इसका चौथा पॉइंट पढ़ते हैं, ग्रहणी। अमाशय में पाचन के बाद जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो यकृत में आए पित्त रस भोजन से अभिक्रिया कर वसा का पायसीकरण कर देता है तथा मध्यम को क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशय से आए पाचक रस में उपस्थित एंजाइम क्रियाशील हो जाता है और भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन कर देता है। अब पढ़ते हैं लोग पांचवा पॉइंट, क्षुद्रांत। ग्रहणी में पाचन के बाद जब भोजन क्षुद्रांत में पहुंचता है तो वहां आंत रस में उपस्थित एंजाइम बचे हुए अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन कर देते हैं। आंत के द्वारा पहुँचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है तथा अवशेषित भोज्य रक्त में पहुंचा दिया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं लोग 6 नंबर, बड़ी आंत या मलाशय। तो देख लेते हैं लोग, जो क्षुद्रांत में भोजन के पाचन एवं अवशोषण के बाद जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो वहां पर अतिरिक्त जल का अवशेषण मीन्स चूषण कर लिया जाता है। भोजन का अतिरिक्त भाग यहाँ पर एकत्रित हो जाता है एवं शरीर से बाहर मल द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं लोग 8 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाएं। उसका वर्णन आवश्यक नहीं है। तो आप लोग अपने किताब में भारतीय भवन में चित्र दिया हुआ है, आप लोग वहां से इसका आंसर कर लीजिएगा। बाय, आज के लिए इतना।